आई एम गोइंग टू, इसमें मैं फर्स्ट नंबर पे अपने बच्चे को बताया था, राइट बेटे, एज टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेस कॉमा velocity of sound also increases। ये मैंने फर्स्ट लर्निंग पॉइंट बताया था अपने बच्चे को। ठीक है, शाबाश, एवरीबॉडी बी अटेंटिव। अब हमने आगे चल रहे हैं कि ये कैसे, और टीचर बता रहा है हाउ। टीचर इतनी बात क्यों कर रहा है, कैसे कह सकता है ये वाली बात। लर्निंग पॉइंट 1 में हमने लिखा है कि एयर का टेम्परेचर बढ़ने से साउंड की वेलोसिटी बढ़ती है। ये टीचर कैसे कह सकता है? तो इस हाउ के दो आंसर है। पहला तो नोटेड एक्सपेरिमेंटली, कि हमने प्रैक्टिकल करके देखा, उसमें हमने देखा जितना जितना टेम्परेचर ज्यादा था साउंड की वेलोसिटी ज्यादा होती चलेगी। लेकिन ये तो एक्सपेरिमेंटली बात हुई। दूसरा सेकंड पॉइंट, इसमें अगर फेवर में बात करनी हो तो टीचर ये बोल रहे हैं साउंड की वेलोसिटी एयर के अंदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर। और टेम्परेचर की यूनिट कौन सी लेनी है? सेंटीग्रेड नहीं लेनी, इन केल्विन, केल्विन में लेनी है बेटे। अगर कोई बच्चा बोले कि सर बाय चांस हमें टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया हो, टेम्परेचर, तो हम इसको मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो तो हम इसको 10 पुट कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। आपको सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना हो, मान लो ये टी की वैल्यू 10 डिग्री है, तो इस टी में आप 273.16 ऐड करना पड़ेगा। तो बच्चा कहेगा सर मान लो टी की वैल्यू 10 है, तो मैंने इसमें ऐड करा, इट बिकम्स 283.6, तब मैं केल्विन लिख सकता हूं? मैंने कहा यस, तब आप इसको केल्विन लिख सकते हो। फिर आपने वो वैल्यू यहां पर पुट कर, यानी कि टीचर ने अपने बच्चे को यह बताया कि, क्या बताया बेटे, कि सेकंड लर्निंग पॉइंट में टीचर ने बताया कि मैंने आपको उसका फार्मूले का वाई बताया कि क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं। अब जब मैं लास्ट टाइम करवा रहा था तो मैंने इसका सोर्स भी बताया था आपको कि ये आया कैसे। तो उसके लिए सुन लो एक बात। एक हमारे पास साइंटिस्ट हुए हैं, मैं थर्ड लर्निंग पॉइंट बता रहा हूं, उन साइंटिस्ट का नाम था लेप्लस। इन साइंटिस्टों ने हमें बता दिया कि साउंड कैसे, फार्मूला बताया, इन्होंने डेरिवेशन करी पूरी। तो वो डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, तब उन्होंने उसका फार्मूला हमें ये ड्राइव करके दिया, गामा प्रेशर ऑफ द एयर, और रो मैंने डेंसिटी ऑफ द एयर, डेंसिटी ऑफ एयर, और पी का मतलब बेटे प्रेशर, एयर प्रेशर करो, और अंडर रूट। ये बताया हमें बच्चे उन्होंने। फिर एक, जो भी गैसेस होती हैं उनके लिए एक और इक्वेशन होती है, उसमें सुनो क्या होता है। प्रेशर, वॉल्यूम, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ये टेम्परेचर है, देखो, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। तो हमारे को यहां पर क्या पड़ा है? प्रेशर। तो हम उस फार्मूले को टेम्परेचर की टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए पी की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट करेंगे। जैसे हमने यहां से यहां पुट करके देखा बेटे, ध्यान से देखना। अब कंप्लीट होने वाला है वो वाली चीज जो आपने पूछी है। तो हमारा वेलोसिटी क्या बनेगा इन एयर साउंड? तो बच्चा बोलेगा सर आप जब गामा को तो ऐसे ही रहने दो जो कि कांस्टेंट है, और प्रेशर की आप वैल्यू पुट करेगा बच्चा, सर वी को नीचे ले जाओ। तो बच्चा बोलेगा सर एन आर टी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये प्रेशर की जगह पुट कर दिया और डेंसिटी एज इट इज पुट कर दी। करेक्ट। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट स्टेप है लास्ट वाला,
जैसे टीचर ने ये लिखा वेलोसिटी इन एयर इन द नेक्स्ट स्टेप, तो टीचर कहते हैं देखो गामा कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ दी जो भी हमें दी हुई है एन कांस्टेंट है, कैपिटल आर ये भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम जिस कमरे में साउंड जा रही है, ओके, और अल्टीमेटली यहां पर टेम्परेचर हो गया बच्चे। तो अगर इन दोनों ब्रैकेटों को हमने कांस्टेंट रखा तो आप ध्यान से देखो, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट और टेम्परेचर अकेला रह गया, न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में। तो इसका मतलब कांस्टेंट को प्रोपोर्शनैलिटी से रिप्लेस कर सकते होते हैं। तो इसका मतलब अगले स्टेप में देयरफॉर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का अंडर रूट। ये यहां से मैंने आपको सोर्स बताया था, लेक्चर का टाइम बहुत कम था इसलिए आपको जल्दी में समझ में नहीं आया। देखो यही सेम फार्मूला मैंने यहां लिखा है, आगे समझ बैठे अब? जिस बच्चे ने पूछा था उसको समझ आ गया? सर बट जब हम हीट करते हैं एयर को तो पार्टिकल्स दूर दूर नहीं होते? मैं तो मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ ना बेटे, फार्मूलों वाली बात ज्यादा सही होएगी कि ये आपको ऑब्जर्वेशन से लग रहा है ज्यादा सही होएगी। वो जो तुम कह रहे हो पार्टिकल दूर दूर होएगा, उससे साउंड की वेलोसिटी में क्या क्या लिंक कर रहे हो आप? मान लो गर्म करने से एयर फैलगी, उसके पार्टिकल दूर दूर हो गए, तो उससे क्या आप उससे ये क्यों कह रहे हो कि साउंड की वेलोसिटी डाउन आएगी या कम आएगी? ऐसा क्या लिंक हो गया फिर उससे? अगला पॉइंट मैं समझाऊंगा आपको, नेचर ऑफ द साउंड, उससे आपको ये जो दूर दूर होने वाली बात है ना ये भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जो आज का आर्टिकल है। शाबाश, सभी बच्चों को ये दोनों पॉइंट, मेनली ये दो पॉइंट नोट करने चाहिए आपको, फर्स्ट और सेकंड। ये थर्ड वाला पॉइंट आपको नहीं नोट करना चाहिए, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि ये बच्चा जो पूछ रहा है उसको पिछले वाले लेक्चर से लिंक हो जाए। आपको बस ये दो पॉइंट याद करने आपकी क्लास में। अब हम चलते हैं, सभी बच्चे आज का हेडिंग लिखेंगे। शाबाश, सभी बच्चे आज का हेडिंग लिखेंगे, नेचर ऑफ द साउंड। नेचर ऑफ द साउंड। ओपन बैक ऑन पेज फॉर 1 मिनट। देखो बेटे, फर्स्ट लर्निंग पॉइंट, पहले टीचर आपको, योर अटेंशन, पहले टीचर आपको दो टाइप्स की वेव्स समझाएंगे कौन सी वेव्स होती हैं, और फिर बताएंगे साउंड कौन सी है। शाबाश। लास्ट टाइम हमने एक वर्ड पढ़ा था, इलास्टिक वेव, और सर इसी, अरे बोलो क्या, अभी तो मैंने एक ही वर्ड लिखा है बच्चे। सर एक बार पीछे वाला पेज खोल दो, नोट डाउन करना रह गया थोड़ा सा। ओके बच्चे, सर थैंक यू। बस आपको ना लेफ्ट इस लाइन से राइट साइड वाला नोट करना, बस लेफ्ट वाला रहने दो। सर ओके। चलो चलते हैं अब। देखो बेटे, ऐसे ही वो भी बेटे टीचर को बोलने का तो मौका दो। इलास्टिक वेव आ गया। लास्ट टाइम हमने इसको बोला था कि इसका एक नाम और भी है, मैकेनिकल वेव। कोई बच्चा बता सकता है इसका डेफिनेशन क्या था इसका? डेफिनेशन। A wave which can travel through any which does not require any medium to propagate. ना ना ना, उल्टा बोल दिया बट, विच सर नेसेसरीली रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ मीडियम फॉर प्रोपिगेशन। अ वेव विच यानी पक्की कंडीशन है, विच सभी बच्चे लिख लो, अ वेव विच नेसेसरीली, जरूरी तौर पर, रिक्वायर्स, शाबाश लिखो सभी बच्चे, प्रेजेंस ऑफ अ मीडियम, किसके लिए? आगे बढ़ने के लिए, फॉर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब होता है एडवांसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको बोलते हैं इलास्टिक वेव। और टीचर ने यह बोला था अगली पिछली बार कि बेटे साउंड इसकी एग्जांपल है, साउंड इज आल्सो ए क्या?
इलास्टिक वेव, मैकेनिकल वेव। तो टीचर ने बोल दिया एन इलास्टिक वेव होती है साउंड, एग्जाम्पल बताया। और अगर कोई पूछे सर लाइट होती है, नो, लाइट इलास्टिक वेव नहीं है, साउंड है। ये था फर्स्ट लर्निंग पॉइंट। अब सेकंड लर्निंग पॉइंट, शाबाश ध्यान से सुना। सेकंड लर्निंग पॉइंट में टीचर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इलास्टिक वेव की भी आगे टू टाइप्स हैं, टू टाइप्स। ठीक है, देखो, इलास्टिक वेव सब टाइप्स, सब टाइप्स बोल रहे हैं टीचर। एक टाइप होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल, और एक होती है बेटे ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। अब बच्चे आपके दिमाग में नेचुरली क्वेश्चन आना चाहिए, सर लॉन्गिट्यूडिनल क्या होती है, ट्रांसवर्स क्या होती है? तो मैं उसको बताऊंगा, पहले मैं इसकी एग्जांपल दे दूं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव की एग्जांपल है साउंड, ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल है जैसे पानी में पत्थर फेंक दिया तो पानी के ऊपर वेव्स दिखती हैं आपको, वाटर वेव्स। टीचर ने एग्जांपल दी। अब नेचुरली आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर बेसिकली ये होती क्या है लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स? तो उसके लिए सुनो बेटे, लॉन्गिट्यूड वर्ड लॉन्ग से लिया गया, ध्यान से सुनना। मान लो मैंने यहां पर साउंड का स्पीकर लगा दिया, स्पीकर, ओके। अब इस बंदे के कानों तक आवाज पहुंचेगी, ये क्या हो गया, लिसनर। बीच में क्या मीडियम है, जैसे आप एयर ही लगा लो, एयर एज मीडियम, कोई और मीडियम भी हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आवाज किधर से किधर जाएगी? बच्चा बोलेगा सर इधर से इधर जाएगी। सोर्स से, सोर्स से लिसनर की तरफ ही जाएगी, बिल्कुल जाएगी। लेकिन बेटे आवाज पैदा किससे होती है हमेशा? कंपन करती हुई चीज से। पिछली बार बोला था आपको वाइब्रेटर, ओके, सोर्स क्या है, वाइब्रेटर। अब ध्यान से सुनो, जब ये वाइब्रेटर करती हुई वेव जाती है ना, तो कहीं पर मीडियम के पार्टिकल टाइट कर देती है, कहीं कहीं दूर कर देती है, कहीं टाइट कर देती है, कहीं दूर कर देती है। जहां पर तो मीडियम के पार्टिकल इसने टाइट कर दिए, उस पोर्शन को सी से लिखते हैं कंप्रेशन। और कंप्रेशन वर्ड इंग्लिश के वर्ड कंप्रेस से लिया गया, कंप्रेस, कंप्रेस मैंने दबाना, ओके। और कहीं पर मीडियम के पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, राइट, दूर दूर हो जाते हैं तो हम उसको, कोई कोई दिखता है उसको ऐसे दिखा देते हैं, ये देखो ये दूर दूर है, यहां पर हवा की डेंसिटी कम होगी। जो दूर दूर हो जाते हैं उतने सेक्शन को क्या बोलेंगे, आर से लिखते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं बेटे, रेरीफेक्शन। रेरीफेक्शन कहां से वर्ड लिया इन्होंने? इंग्लिश के वर्ड रेयर से लिया, कोई कोई, कोई कोई पार्टिकल। फिर उसके बाद क्या आता है बच्चे, फिर से कंप्रेशन आ जाता है। देखो कंप्रेशन को हम येलो कलर से दिखा रहे थे, हम येलो ही दिखाते हैं, चलो। यहाँ पर मीडियम के पार्टिकल टाइट हो गए, टाइट हो गए यानी कम कम जगह में ज्यादा पार्टिकल आ गए, तो डेंसिटी बढ़ गया यहाँ पर, ये फिर से कंप्रेशन आ गया। फिर आगे क्या आएगा, रेरीफेक्शन। ठीक है, तो याद रखना जब वेव ऐसे जाए और मीडियम के पार्टिकल उसकी लेंथ के अलोंग वाइब्रेट, देखो साउंड भी उधर ही जा रही है और मीडियम के पार्टिकल भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट, साउंड भी ऐसे जा रही है। ये क्या होती है फिर, ट्रांस इसे ये सॉरी, ये होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या हो गया फिर, when the medium particles vibrate along the length of the sound wave। तो ये साउंड की एग्जांपल होगी लॉन्गिट्यूडिनल वेव में। अब बच्चे कहते हैं सर ट्रांसवर्स वेव क्या होती है फिर? तो ट्रांसवर्स वेव में एक बार बता देता हूं कंपैरिजन के लिए। तो ट्रांसवर्स वेव में हम लिखेंगे, ये था लर्निंग पॉइंट 3। लर्निंग पॉइंट 4 में क्या है, अगर वेव इधर को जा रही है
जिधर को जाती है उसको, उस डायरेक्शन को क्या बोलते होते हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। प्रोपेगेशन का क्या मतलब बताया टीचर ने बेटे? आगे बढ़ना। जिधर को वेव जा रही है तो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, यानी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। बच्चा कहेगा सर एग्जांपल दोगे? मैं कहूंगा यस। मान लो ये एक स्विमिंग पूल है और आप यहां पर खड़े हो, आपके मन में आता है कि मेरे हाथ में जो ये पत्थर है, मैं इसको पत्थर को फेंक के देखता हूं। तो आपने पत्थर को फेंका, ये पानी में यहां गिरा, पानी में यहां गिरा। तो जहां पर पानी गिरा वहां पर पानी का कॉलम कंपन करने लगता है। कंपन करती हुई चीज क्या छोड़ती है? हमेशा साउंड छोड़ती है। तो यहां से देखो वेव ऐसे जाएगी किनारे पर, लेकिन पानी आप वो वेव ऊपर नीचे होते हुए दिखती है आपको। तो देखो ऊपर नीचे का मतलब क्या हो गया? व्हेन मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलरली 90 डिग्री हो गया, देखो परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो इन्होंने ये ट्रांसवर्स कहां कहां से लिया वर्ड? आपको शायद मैथ वाले टीचर ने सिखाया होगा। अगर दो पैरेलल लाइनें जा रही हों, उनको कोई लाइन ऐसे कट करे, उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल से इन्होंने वर्ड उठा लिया। तो आपने डिफाइन कैसे करना होगा पेपर में? इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव द मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट along the direction of propagation of wave। और ट्रांसवर्स वेव में क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? वो बोलेंगे सर ट्रांसवर्स वेव में हम लिखेंगे द मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो इन दोनों में से साउंड कौन सी होती है बेटे? साउंड होती है ऊपर, लॉन्गिट्यूडनल वेव। आपको समझ आ गया बेटे ये क्या चीज टीचर ने बताई? अगर यस तो राइट हैंड, अगर यस तो राइट हैंड, रेज योर राइट हैंड। शाबाश शाबाश शाबाश। ये तो हमारा सेकंड लर्निंग पॉइंट। 4 पॉइंट बताए आपने, 4 लर्निंग पॉइंट बताए। तो अब ये चारों मेरे बच्चों को समझ आ गया। किसी को कुछ पूछना तो नहीं? मैं इसके बारे में और बातें भी बतानी है अभी। सुनो, अब 5वां लर्निंग पॉइंट बताने लगा हूं मैं। शाबाश। 5वां लर्निंग पॉइंट बनाने के लिए मैं ये वाली जगह बना लेता हूं। देखो बेटे, 5th लर्निंग पॉइंट में टीचर क्या बताने लगे? 5th में टीचर कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बेटे, एक क्रस्ट की लंबाई से लेकर, सॉरी, एक कंप्रेशन की लंबाई से लेकर एक रेरिफिकेशन की लंबाई तक, यहां तक, इतने लेंथ को लैम्बडा लेटर से लिखते हैं। ग्रीक लेटर में लैम्बडा होता है और इसका नाम होता है वेव लेंथ। वेव लेंथ, ओके। याद रखना, जितना वेवलेंथ ज्यादा हो, फिर से सुन लो, जितना वेवलेंथ ज्यादा हो आवाज का, उतनी फ्रीक्वेंसी, उतनी आवाज सुनने में कानों को कम तीखी लगेगी। फिर से सुन लो, चलो उल्टा बोलता हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। अगर लैम्बडा कम होता है वेवलेंथ, तो याद रखना साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। फिर उल्टे, ये हमेशा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर वेवलेंथ उल्टी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाए, ध्यान से सुनना, तो आवाज कानों को सुनने में तीखी लगती है। तो आप बोलोगे साउंड विल बी मोर पेनिट्रेटिंग एंड पिंचिंग टू ईयर्स, पिंचिंग टू ईयर्स, पिंचिंग टू ईयर्स। और आपके कभी मम्मा पापा की बहस होगी वो घर में, कभी भगवान ना करे होनी चाहिए, मान लो कभी होगी होगी, तो आपने नोट किया होगा कि मम्मा की आवाज सुनती है, पापा का कुछ नहीं सुनता। क्यों सुनता है पता है? क्योंकि जो लेडीज की वॉइस की फ्रीक्वेंसी होती है, लेडीज की वॉइस की फ्रीक्वेंसी वो जेंट्स की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है, ज्यादा, ये वाली ज्यादा। और तुम्हें सुन के हैरानी आएगी, इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा कि ये वाली इससे दुगनी होती है, दुगनी।
exact double. The frequency of ladies' voice is approximately double the frequency of gents. ओके इसीलिए जब मम्मा और पापा की आवाज बहस हो जाए, कभी मम्मा की सुनती है, पापा को पता नहीं लगता बेचारे क्या कह रहे हैं। और एक बात और सुनो, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है तो बेटे आवाज सुनने में क्लियर भी हो जाती है। तो नोट करना आपने एक बात, मेरी टीचर क्या कह रहे हैं, लेडीज की अगर कुदरत ने फ्रीक्वेंसी ज्यादा बनाई है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो जो वॉइस होती है वो सुनने में कानों को तीखी तो सुनेगी, जरूर सुनेगी, लेकिन वो क्लियरर भी हो जाएगी, क्लियरर। और इसीलिए आवाज से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं ज्यादातर वो लेडीज ले जाती हैं। जैसे क्योंकि क्लियर सुनती है। जैसे आपने कभी रेलवे की इंक्वायरी के ऊपर, रेलवे के प्लेटफॉर्म पे पूछना हो मैडम कौन सी ट्रेन जाएगी ये वो, तो वो आपको पता है रेलवे की इंक्वायरी ऑफिस में लेडीज बिठाते हैं जब ट्रेन का टाइम देना होता है। और दूसरा आपने कभी देखा टेलीविजन पे ज्यादातर न्यूज रीडर जो होती है, न्यूज रीडर वो लेडीज होती हैं। तीसरा आपने देखा होटल की रिसेप्शनिस्ट कौन सी होती हैं, ज्यादातर लेडीज होती हैं। क्योंकि उनकी आवाज अगर क्लियर होएगी तो क्लाइंट को एक ही बार बोलने से समझ आ जाएगी। जेंट्स की आवाज उतनी क्लियर नहीं होती, उतनी तीखी भी नहीं होती कानों में। और सुनो, इवन छोटी क्लासों में आप देखो, कौन सी फर्स्ट 5 क्लासेस जो होती हैं इंसान की, तो जब स्कूलों में पढ़ता है, आपको फर्स्ट 5 क्लासों में कोई जेंट्स टीचर मिलेगा ही नहीं, सारी लेडीज मिलेंगी। यू नो व्हाई? क्योंकि जब इतना छोटा बच्चा होता है, पहली 5 क्लासें, तो उन्होंने लाइफ में कोई भी वर्ड पहली बार सीखना होता है। जैसे ये मेरे हाथ में क्या, रिमोट। अब छोटे बच्चे को सिखाना है हमें, हम उसको बोलेंगे रिमोट। अब लेडीज की आवाज समझ आएगी, ज्यादा क्लियर है बच्चे को। जेंट्स की उतनी क्लियर नहीं सुनेगी। मान लो जेंट्स टीचर होते छोटी क्लासों में और जेंट्स टीचर बोलते रिमोट, और छोटा सा बच्चा लाइफ में पहली बार वर्ड सुन रहा है रिमोट, मान लो उसको सुन गया मिमोट, मिमोट सुन गया, वो 5-6 सालों तक मिमोट ही याद करी जाएगा इसको। तो जब बच्चे को पहली बार कोई चीज सुनानी है, बिल्कुल क्लियर आवाज में सुननी चाहिए, और उसके लिए बोलने वाले की फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए। और लेडीज की फ्रीक्वेंसी जेंट्स की फ्रीक्वेंसी से डबल बनाई है परमात्मा ने। इसीलिए किंडरगार्टन के टीचर, केजी के टीचर, फर्स्ट के टीचर, सेकंड के टीचर, थर्ड के टीचर, मोस्टली सारे स्कूल कौन से रखते हैं, लेडीज टीचर। आगे समझ बेटे, समझ आ गया बच्चे आपको? यस और नो? इफ यस तो रेज योर राइट हैंड, इफ यस तो रेज योर हैंड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब हम एक और आर्टिकल करेंगे। ओके, शाबाश, मैं जाने लगा हूं आगे। आप लिखोगे अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, साउंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में आपने मेनली 3 कैरेक्टर पढ़ने हैं। पहले कैरेक्टर में हम बोल रहे हैं लाउडनेस, यानी आवाज ऊंची कितनी है, कितनी दमदार है आवाज। और लाउडनेस की जो यूनिट होती है ना बेटे, यूनिट जिसमें इसको मापते हैं, उसको कैपिटल बी से लिखते हैं, उसका नाम होता है बेल। साउंड के अंदर एक और वर्ड लगता है, उसका मतलब भी यही होता है कि आवाज कितनी दमदार है। उसके लिए लेकिन अलग वर्ड लगता है, वो होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसका यूनिट होता है। और मैं बताना चाहूंगा, इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और लाउडनेस को एल से करते हैं।
अब आपके मन में आएगा सर ये दोनों का मतलब अगर यही है कि ऊंची आवाज, तो फिर इनमें फर्क क्या हुआ और यूनिट अलग अलग क्यों है, वो अभी हम बात करेंगे। तो पहला करेक्टर, ये नाम नाम बताया टीचर ने, ये दोनों एक ही हेडिंग में आएंगे। दूसरा करेक्टर टीचर बता रहा है पिच, PITCH, पिच। ये वाली चीज मैं आपको बता चुका हूं, क्यों? क्योंकि पिच को ही फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी के बारे में हम अभी अभी बात करके हटे। जितनी फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं इसको, जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होती है उतनी साउंड मोर पिंचिंग होती है कानों के लिए, मोर पिंचिंग, पेनिट्रेटिंग, चुभती है कानों में, और साथ के साथ मोर क्लियरर भी होती है सुनने में। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, HZ, हर्ट्स में होती है, हर्ट्स, ये इसकी यूनिट होती है। इसी को टीचर ने बोला था कि जेंट्स की फ्रीक्वेंसी लेडीज की फ्रीक्वेंसी का हाफ होती है, हाफ। ये है दूसरा करेक्टर, ये हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। अब हम तीसरे करेक्टर का नाम बताते हैं। तीसरे करेक्टर का नाम है बेटे क्वालिटी, क्वालिटी, और कभी कभी इसको टिम्बर भी बोल देते हैं, TIMBR, दो नाम चलते हैं। ये दोनों 100% एक ही चीज है। अब हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं, नाम तो पता लग गया, अब हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारा ऑलरेडी डन हो गया, अभी अभी बताया टीचर ने पिछले आर्टिकल में। पहले क्वालिटी को अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे। देखो क्वालिटी को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, क्वालिटी ऑफ साउंड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो जो मैम आपके रूम में इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं, ये दूसरे कमरे में चले जाए और वहां बच्चे शोर कर रहे हैं और वहां ये बात करते हैं बच्चे, डोंट मेक ए नॉइस, प्लीज सिट डाउन, काम डाउन, एग्जाम इज गोइंग ऑन इन द एडजॉइनिंग क्लास, ऐसा कुछ समझा रहे हैं उनको बच्चों को। लेकिन आपको अपनी क्लास में बैठे बैठे ही पता लग जाएगा कौन से पर्टिकुलर मैम इस वक्त साथ वाली क्लास में बोल रहे हैं, बिना देखे उनको, बिना देखे सिर्फ उनकी आवाज सुन के आपको जजमेंट हो जाएगी कौन से मैम बोल रहे हैं। तो आवाज का ये गुण, ये करेक्टर, ये प्रॉपर्टी कि हम सोर्स को, आवाज के सोर्स को आंखों से देखे बिना सोर्स को पहचान सकें, उसको बोलते हैं क्वालिटी। जैसे जनगण मन का धुन निकल रहा है, वो जनगण मन का धुन की आवाज साथ वाले कमरे से आ रही है, लेकिन आपको एकदम सुन के पता लग जाएगी कि ये फ्लूट की आवाज है कि गिटार की आवाज है। जो भी हमारे नेशनल एंथम की आवाज आ रही है, उसकी जो धुन आ रही है वो फ्लूट से निकली हुई है कि गिटार से निकली हुई है कि सितार से निकली हुई है कि हारमोनियम से निकली हुई है, किससे निकली हुई है। तो क्वालिटी का मतलब होता है साउंड का ऐसा गुण कि साउंड के सोर्स को आंखों से देखे बिना साउंड को सुन के जजमेंट कर लेना कि ये जो मेरे साउंड कानों में आ रही है उसका सोर्स क्या है, गिटार है कि सितार है। साथ वाले कमरे में प्रिंसिपल मैम बोल रहे हैं कि मैथ वाले मैम बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री वाले मैम बोल रहे हैं, सभी इंसानों की आवाज की क्वालिटी अलग अलग होती है, सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की क्वालिटी अलग अलग होती है। तो आपने क्या सीखा, क्वालिटी ऑफ साउंड का मतलब इट गिव्स रिकग्नाइजेशन, रिकग्नाइजेशन का मतलब होता है पहचान करना, इट गिव्स रिकग्नाइजेशन ऑफ सोर्स ऑफ साउंड प्रॉपर्टी टू द साउंड, कॉमा, सो दैट बाय लिसनिंग, आवाज को सुनने के बाद, बाय लिसनिंग, कॉमा, द लिसनर, जो सुनने वाला श्रोता है, द लिसनर कंक्लूड्स, नतीजा निकाल लेता है अबाउट द सोर्स ऑफ साउंड। ये सोर्स ऑफ साउंड क्या, कौन सा है,
उम्मीद करता हूं आपको क्वालिटी का समझ आ गया ये वाला लर्निंग पॉइंट। यस और नो, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बेटे, क्वालिटी समझ आया तो राइट हैंड। ओके, अब हमने बात करनी है 5वें पॉइंट की, शाबाश। फिफ्थ लर्निंग पॉइंट, फिफ्थ लर्निंग पॉइंट में हम ये दोनों चीजें अंडरस्टैंड करेंगे। देख लो ध्यान से, ये दोनों लाउडनेस और इंटेंसिटी, थोड़ा सा फर्क है दोनों में, ध्यान से सुनना। मान लो यहां पर एक स्पीकर है, यहां से आवाज आ रही है, और दूसरा स्पीकर ये छोटा है, यहां से भी आवाज आ रही है। दोनों की नॉब को, वॉल्यूम वाली नॉब को फुल कर दिया, और इन दोनों से बराबर की दूरी पर ये एक लड़का खड़ा है, लिसनर। ओके, वो कहता है एट ए टाइम एक इसकी आवाज चलाओ, फिर इसको बंद कर दो, स्पीकर नंबर 2 की आवाज चलाओ, फिर सिर्फ 1 की लगाओ, बारी बारी से लगाओ, सेम गाना लगाओ। तो हमने लगाया, तो इस बंदे ने हमें बता दिया कि सोर्स नंबर 1 से आने वाली आवाज ज्यादा ऊंची है, ज्यादा दमदार है। एक बात शर्त यह है कि लड़का दोनों स्पीकर से बराबर की दूरी पर खड़ा हुआ है। वो कह रहा है जो सोर्स नंबर 1 है, जो बड़े वाला है, उसका कर्टन का एरिया ज्यादा है, वो ज्यादा एरिया वाइब्रेट करता है, वो वाली आवाज मेरे को ज्यादा स्ट्रांग लगती है, ज्यादा दमदार लगती है। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, लिसनर एक ही हुआ, सोर्स अलग अलग हुए। तो इसका मतलब जब साउंड में ये पता करना हो कि साउंड कितनी दमदार है, और सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना हो, सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब वर्ड लगता है इंटेंसिटी। तो इस लड़के को टेक्निकली बोलना चाहिए इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, इंटेंसिटी ऑफ सोर्स S1 is larger। ओके बेटे, इज लार्जर। अब बच्चा कहता है ठीक है सर, लेकिन लाउडनेस क्या होती है वो भी बताओ। लाउडनेस में सुनो अब ध्यान से, लाउडनेस में मैंने एक ही स्पीकर लिया है, एक ही स्पीकर ले लिया, लेकिन इससे बराबर की दूरी पर एक मैंने 25 साल का यंग बॉय खड़ा कर दिया, उतनी ही दूरी पर एक मैंने 80 इयर्स ओल्ड लेडी खड़ी कर दी, जिसके हाथ में इवन स्टिक है, बराबर की दूरी पर खड़े हैं, एक ही सोर्स है, सिंगल सोर्स। तो हमने दोनों को पूछा, भाई आपको आवाज बढ़िया सुनाई दे रही है? तो ओल्ड लेडी कहती है मेरे को तो थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई देती है, और यंग बॉय बोलता है बहुत अच्छे से सुनाई देती है, वेरी गुड। इसका मतलब ये हो गया दोनों एक ही आवाज, आवाज एक ही है क्योंकि एक ही सोर्स से आ रही है, पर लड़का बढ़िया कह रहा है, तो ओल्ड लेडी उसको कह रही है बहुत डिम आवाज है। यानी कि साउंड ऊंची है कि नीची है, ये लिसनर के कानों की सेंसिटिविटी पर डिपेंड हो गया। किसके कान बढ़िया है उसको आवाज बढ़िया सुनाई दी। इसका मतलब कानों की सेंसिटिविटी यंग बॉय की बहुत अच्छी है। जब हम ऐसे देखते हैं कि साउंड कौन सी दमदार है, अरविंदो के बॉयज सेंट्रल लाइन में नॉट सीरियस, I will request the class teacher to please check the central boys अरविंदो में। तो जब ऐसी बात हो कि सोर्स एक ही हो, लेकिन एक ऑब्जर्वर की कानों की सेंसिटिविटी बेटर होने की वजह से, कौन सा वर्ड टीचर बार बार बोल रहे हैं? सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स ऑफ लिसनर। जब वो बेटर होएगी, साउंड ऊंची होएगी, तब हम वर्ड यूज करते हैं लाउडनेस। तो बच्चा मेरे से पूछ सकता है सर लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स। आई विल से करेक्ट, इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर। ये तो सोर्स एक्चुअल में कौन सा स्ट्रांग है उसके हिसाब से हमें बताना होगा कि आवाज ऊंची है कि नीचे है। तो बच्चा कहेगा सर इसका मतलब असली में तो इंटेंसिटी बताती है ना आवाज की, क्योंकि ये तो यहाँ तो आवाज तो एक ही आ रही है, ओल्ड होने की वजह से उसको कमजोर लग रही है लाउडनेस में। तो आई विल से यस, लाउडनेस जो है, जो कान की सेंसिटिविटी पर बात करती है, वो साउंड में दमदार होने का अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी वाला मेथड साउंड के ऊंचा होने का या डिम होने के लिए
जजमेंट करने का अच्छा तरीका है। आगे आप फर्क समझ आ गया दोनों बच्चों, दोनों में आपको बेटे? यस और नो, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड? बेटे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, हाँ। तो बच्चा आसानी से कहेगा कि सर सर लाउडनेस में एक ही सोर्स है, लेकिन जो ओल्ड बंदा है उसको आवाज धीमी सुनाई देगी, और जो यंग बच्चा है उसको आवाज ऊंची सुनाई देगी, बराबर की दूरी पर खड़ेंगे स्पीकर से तब। पर इंटेंसिटी में बच्चा बोले सर ऑब्जर्वर ही है, एक लिसनर एक ही है, लेकिन जिस सोर्स से एक्चुअल में साउंड ज्यादा आ रही है वही उसको ऊंची सुनाई देगी। हाँ जी बेटे, डाउट है तो पूछो। कौन? इंटेंसिटी एक बार फिर से सर। सर इंटेंसिटी फिर से एक्सप्लेन कर दो। हाँ मैं बताता हूँ। आप इसको ऐसे बोल सकते हो इंटेंसिटी के लिए, कि यहां पर इंटेंसिटी वाले केस में साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी सोर्स नंबर 1 से एक्चुअल में ज्यादा आ रही है S1 से। वैसे इंटेंसिटी की डेफिनेशन सुन लो ध्यान से, अगर इंटेंसिटी की बहुत अच्छे से डेफिनेशन सीखनी है। मैं कहूंगा ये पूरे का पूरा ब्लैक बोर्ड ऐसे समझ लो ये स्पीकर है। बच्चा कह रहा है ठीक है सर। मैं कहूंगा इतनी एनर्जी निकली उसके अंदर से, ठीक है। बच्चे कह रहे सर एग्जांपल लो। मैंने कहा चलो 100 जूल एनर्जी निकली। ओके सर। फिर मैंने बोला ओके अब ये बताओ कि इसका एरिया कितना है जिस स्पीकर से आवाज आ रही है। तो बच्चे ने बोला सर एरिया निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल का एरिया लगा के, इसका एरिया है 50 मीटर स्क्वायर। ओके। तो बच्चे ने मेरे को बता दिया। तो मैंने कहा बेटे एनर्जी को एरिया से डिवाइड कर दो। तो बच्चे ने बोला सर 100 डिवाइडेड बाय 52 आ गया। मैंने कहा ओके। अब मैं उससे पूछूंगा ये जो एनर्जी इतनी एनर्जी इतने एरिया में से अब बाहर आई, उसके लिए टाइम कितना लग गया? बच्चा बोलता है सर टाइम, उस एनर्जी को बाहर निकलने के लिए टाइम लग गया 10 सेकेंड्स। मैं कहूंगा जो आपका पहले आंसर आया था ना 2, उसको टाइम से भी डिवाइड कर दो। तो बच्चा बोलेगा सर 2/10, तो 0.2 आ गया ये तो। मैं कहूंगा बस यही इंटेंसिटी होती है, कितनी एनर्जी साउंड के सोर्स से बाहर आई डिवाइडेड बाय एरिया, जो आंसर आ जाए उसको टाइम से भी डिवाइड कर दो। तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन होती है एनर्जी रिलीज्ड बाय साउंड सोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। लिख लो ये सारे बच्चे लिख लो। इंटेंसिटी ऑफ साउंड मींस, intensity of sound means sound energy released, sound energy released by source of sound, sound energy released by source of sound, comma per unit area per unit time, per unit area per unit time। और एक बेटे यहां पर ना थोड़ी सी करेक्शन कर लेना सारे बच्चे, ये यूनिट ना इंटेंसिटी की ठीक करना है सारे यहां पर। यहां पर ये बेटे ध्यान से सुनो, ये यूनिट इंटेंसिटी का स्लिप हो गया मेरा हाथ। ये वाट पर स्क्वायर मीटर होती है, वाट पर स्क्वायर मीटर, वाट पर स्क्वायर मीटर। और आपको यह भी पता होना चाहिए, ध्यान से सुनना, कम से कम साउंड की कितनी इंटेंसिटी करें कि एक इंसान को जो कि बिल्कुल यंग है हेल्दी है उसको सुने, उससे भी कम करी तो सुनेगी नहीं। तो उस इंटेंसिटी की वैल्यू नोट कर लो। शाबाश। लिखोगे थ्रेश होल्ड इंटेंसिटी फॉर ह्यूमन ईयर, THRESH होल्ड, थ्रेश होल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन ईयर। ईयर भी कौन सा होना चाहिए? यंग और हेल्दी, कोई नुकसान नहीं होना, फर्स्ट क्लास अच्छी सेहत होनी चाहिए तब। तो ये होती है बेटे
10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर। 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर। इससे कम इंटेंसिटी करेंगे तो इंसान का कान कितना ही बढ़िया हो नहीं सुनाई देगा। डॉग्स वगैरह को फिर भी सुन जाता है, इससे भी कम इंटेंसिटी करेंगे डॉग्स को सुन जाता है, एलिफेंट को भी सुन जाता है, हमें नहीं सुनता। ओके, ये थे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब हम एक आर्टिकल रहता है हमारा, शाबाश, उसको पढ़ेंगे। वो है बच्चे हमारा, सर हाँ बोलो। सर सर थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड का मतलब कम से कम वैल्यू, कम से कम थ्रेशोल्ड को लिखोगे बेटे, वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। इसके अंदर पहला पॉइंट तो यह है कि आपने इसकी डायग्राम बनानी सीखनी है और प्रैक्टिस करनी है खूब फ्रॉम बुक्स। बुक्स में से देख के प्रैक्टिस करनी है। लेबल्ड डायग्राम पेपर में पूछी जाती है, कई बार 3 मार्क्स की आ जाती है। अब दूसरी बात, शाबाश, अब सारे बच्चे ध्यान से सुनो। हमारे ये कान कैसे काम करते हैं, टीचर इसको धीरे धीरे बताएंगे कान के ऊपर इशारा करते हुए, और टेक्निकल वर्ड्स आएंगे बीच में, उनका मीनिंग भी बताएंगे। शाबाश, ध्यान से सुनना। अब नंबर वन टीचर टेक्निकल वर्ड लिख रहे हैं, पिन्ना। सुनो, ये जो हमारा कान दिखता है ना बाहर, हम लोग तो इसी को कान बोल देते हैं, ये कान जिसको टीचर हाथ लगा ना, ये थोड़ा पोर्शन बाहर है, थोड़ा अंदर भी होता है। कान के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। कौन से? एक्सटर्नल, मिडल, इनर। एक्सटर्नल, मिडल, इनर। तो जो पिन्ना होता है वो एक्सटर्नल पार्ट होता है। ध्यान से सुनो, मेरा कान का जितना भी पोर्शन आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला जिसको टीचर हाथ से हिला रहे हैं, इसको बोलते हैं पिन्ना। इसका काम क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटे। अगर ये कोई इंसान खड़ा है और ये उसके कान का पिन्ना है, ये वाला ग्रीन कलर से दिखाया टीचर ने, ओए होए, ये देखो, ये कान दिखा दिए टीचर ने, थोड़े से बड़े करके दिखाए हैं ताकि समझने में आसानी आए। और इधर कोई ये साउंड का स्पीकर है, साउंड का स्पीकर। तो यहां से आवाज आएगी, इस पिन्ने से टकराएगी और कान के अंदर घुसेगी। अब ध्यान से सुनो, मान लो ये मार्कर है ना, ये साउंड आ रही है, ये साउंड आई 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 मेरे कानों के पिन्ने से टकराई। पिन्ने से टकराने के बाद इसकी शक्ल ऐसी बनाई होती है भगवान जी ने कि ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करके अंदर, जो कान के अंदर सुराख है जिसमें आप कभी कभी ऐसे मैला करके निकालते हैं नहाते वक्त, तो उसके अंदर भेजती है साउंड के। तो पिन्ने का काम क्या होगा, इट कलेक्ट्स द साउंड वेव्स एंड सेंड्स टू द इनर ईयर। तो पिन्ने का काम क्या हो गया, कलेक्ट्स साउंड वेव्स। दूसरी बात, जितनी कान का पिन्ना बड़ा होएगा ना, बड़ा साइज में, उतना ज्यादा बढ़िया सुनेगा। कभी कभी हम देखते हैं कुछ सामने वाला बंदा हमें बुला रहा है, हमें उसकी आवाज ही नहीं समझती, हम ऐसे करते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ऐसे करते हैं। ये तरीका गलत है। आपको करना क्या चाहिए, हाथ की ये वाली शेप पिन्ना की शेप के साथ मैच करके पिन्ना के साथ जोड़ना चाहिए, ऐसे दूर नहीं रखना, इसके साथ जोड़ना है। अभी भी आप अपने कानों के साथ ऐसे हाथ जोड़ के देखो, आपको मेरी आवाज ऊंची सुनाई देने लगेगी। करके देखो एक्सपेरिमेंट, ऐसे शेप बना के पिन्ना के साथ जोड़ लो, आपको एकदम से मेरी आवाज पहले के मुकाबले ज्यादा ऊंची सुनाई देगी। जानते हो क्यों? क्योंकि ज्यादा एरिया होने से ज्यादा साउंड एनर्जी कलेक्ट कर ली,
और ज्यादा कान के अंदर भेज दी। कितने बच्चों को पहले से ऊंचा सुनाई दिया? देखो अभी पहले से ऐसे पिन्ना बना के, शाबाश, देखो कितने बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया। तो पिन्ना का मीनिंग समझ आया। अगली बात, उसके बाद टीचर एक और वर्ड बोल रहे हैं, ऑडिटरी कनाल। देखो ये कान, कान का पिन्ना, जिस सुराख में, जिसमें हम ईयरबड डालते हैं सफाई करने के लिए, जिस सुराख में साउंड भेजता है ना, ये पिन्ना के ये पिन्ना है, उसने अंदर साउंड भेज दिया। ये वाला जो रास्ता होता है ना अंदर, इसको बोलते हैं ऑडिटरी कनाल। ऑडिटरी कनाल। इसके अंदर खूबियां सुनो ध्यान से। इसके अंदर ना भगवान जी ने छोटे छोटे बाल लगा रखे होते हैं, छोटे छोटे। ये बालों का क्या काम होता है बेटे? ये डस्ट के पार्टिकल को अंदर जाने से रोकते हैं। ये बाल जो होते हैं ना, हेयर, ये अंदर जाने से डस्ट को रोकते हैं। स्टॉप्स डस्ट। तो साउंड वेव्स अंदर चलेगी हवा के थ्रू। यही डस्ट जो होती है, ये फिर उसको एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है इसमें से, इसके यहां से रिश्ता रहता है, वो म्यूकस सबस्टांस। म्यूकस सबस्टांस जो होता है वो उस डस्ट के पार्टिकलों को चिपका देता है, बालों को भी साफ कर देता है। उसी को हम मैला बोलते हैं, उसी को हम ईयरबड से बाहर निकालते हैं। फिर ईयरबड्स यूज करके कान साफ करते हैं। कभी कभी नहाते वक्त वो खुद ही गिर जाता है बिना साफ करे। तो ऑडिटरी कनाल का क्या मतलब हुआ? ये एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से साउंड इनर ईयर, मिडल ईयर तक पहुंचेगी, मिडल ईयर तक। एक्सटर्नल ईयर का काम खत्म हो गया। अब देखो आगे क्या होएगा। जब ये साउंड आगे जाती है ऑडिटरी कनाल से, देखो बेटे, ये हम इधर से मान लेते हैं, चलो ऑडिटरी कनाल, देखो ऐसे कान है इधर से पिन्ना से, ये ऑडिटरी कनाल में जाकर यहां एक कान के पर्दे से टकराती है। कान के पर्दे को हम क्या बोलते हैं पता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है कान का पर्दा। और कोई बच्चा कहता है सर मैंने तो इसको ईयर ड्रम पढ़ा हुआ है। ईयर ड्रम बोलते हैं इंग्लिश में, साइंस में इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब ये करता क्या, ध्यान से सुनो। अभी अभी टीचर ने क्या सिखाया था पिछले आर्टिकल में? जो साउंड जो होती है वो कंप्रेशन रेरिफेक्शन, कंप्रेशन रेरिफेक्शन में ऐसे ऐसे कंपन करवाती है, मीडियम के पार्टिकल में आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में। कंप्रेशन रेरिफेक्शन, कंप्रेशन रेरिफेक्शन करके आती है। इसका मतलब जब वो कान के पर्दे के ऊपर आवाज टकराएगी तो कान के पर्दे में वाइब्रेशन होएगी, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। जितनी ज्यादा जोर की आवाज आएगी उतना ये कान का पर्दा आगे पीछे ज्यादा हिलेगा, वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगी कान के पर्दे में। क्लियर हो गया? अब क्या हो गया उसके बाद? ध्यान से सुनना, उसके बाद क्या होता है? पांचवा पॉइंट, इस कान के पर्दे की बैक साइड पर, यहां पर बेटे एक लिक्विड भरा हुआ होता है, ईयर लिक्विड। ईयर लिक्विड। और ये कान का पर्दा बड़ा सॉफ्ट होता है, इसमें कोई भी तीखी चीज नहीं डालनी होती। पेंसिल की टिप भी अगर आपने डाल दी तो ये फट जाएगा और जिंदगी भर सुनाई नहीं देगा आपको। ओके, तो ये ईयर लिक्विड हो गया। जब ईयर लिक्विड आ जाता है ना, तो कान के पर्दे के हिलने से ईयर लिक्विड में भी कंपन शुरू हो जाती है। ईयर लिक्विड में क्या शुरू हो जाती है? कंपन। ईयर लिक्विड वाइब्रेट्स। एक बच्चा मेरे को कहता है सर पर्दे के हिलने से ईयर लिक्विड कैसे हिलेगा? मैंने कहा बेटे आपने वो देखा है बाथ टब बना हुआ छोटा सा, जिसमें एयर ब्लो करते हैं, ऐसे पंप से बाथ टब बन जाता है, उसमें पानी डालो, अब बाथ टब को स्टिक से हिलाओ उसके बाउंड्री को, तो अंदर पानी भी हिलेगा कि नहीं हिलेगा? बच्चा कहता है यस। उसी तरह से ये ईयर ड्रम जब हिलता है ना ऐसे ऐसे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो अंदर का लिक्विड भी कंपन करता है। फिर क्या हुआ? ईयर लिक्विड कंपन करता है। ध्यान से सुनो,
फिर भगवान जी ने क्या करा हुआ है बेटे, ध्यान से सुनो, इस ईयर लिक्विड के अंदर 3 छोटी छोटी हड्डियां डाल रखी होती हैं, 3 बहुत बारीक हड्डियां, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डियां होती हैं वो, 1 2 3, ये 3 हड्डियां। इसके स्पेलिंग याद करने हैं। उधर से साउंड आ रही है, देखो इंग्लिश का उल्टा लिख दो, HAS, ये वो 3 हड्डियां, हैज, HAS। बताना चाहूंगा, H का मतलब होता है हैमर, A का मतलब होता है एनविल, और S का मतलब होता है स्टिरअप, STIRRUP, स्टिरअप। ये 3 बोन्स होती हैं। बच्चा कहेगा सर इसका क्या काम है, क्योंकि ये लिक्विड में डूबी हुई है, कान के लिक्विड में। जब कान के लिक्विड में वाइब्रेशन होती हैं तो ये हड्डियां उसको सेंस कर लेती हैं, ये हड्डियां उन वाइब्रेशंस को अपने अंदर समा लेती हैं, चेक कर लेती हैं कि वाइब्रेशन ज्यादा हो रही है कि कम हो रही है कि कैसे हो रही है। ओके, तो आपको इन 3 हड्डियों का काम पता लग गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब टीचर को स्पेस चाहिए बेटे, स्पेस चाहिए तो मैं बना लेता हूं। अभी तक आ गया हमारा। अब 7th पॉइंट सुनो, शाबाश। 7th पॉइंट में टीचर कह रहे हैं कि जो हमारा हड्डियों में से, हड्डियों ने यहां से एयर लिक्विड की वाइब्रेशन को चेक कर लिया, उसके बाद क्या होएगा, उसके बाद टीचर कह रहे हैं ये वाली 3 हड्डियां, कौन सी, हैज वाली, मैकेनिकल वाइब्रेशंस को पिक करके, मैकेनिकल वाइब्रेशंस को ईयर के लिक्विड से पिक करके एक और अंदर के पोर्शन को दे देती हैं, एक और अंदर के पोर्शन को। अब मैं बता दूं, जितना मैंने अभी तक बता दिया आपको, मिडल ईयर भी खत्म हो गया। एक्सटर्नल ईयर में कौन कौन सी 2 चीजें बताई थी, पिन्ना एंड ऑडिटरी कनाल। मिडल ईयर में क्या क्या बता दिया टीचर ने, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और क्या बता दिया बेटे, हैज, और क्या बता दिया, ईयर लिक्विड। ये इनर ईयर का हो गया, नहीं सॉरी मिडल ईयर का। अब टीचर इनर ईयर के बारे में बता रहे हैं, इनर ईयर, शाबाश। तो ये मैकेनिकल वाइब्रेशंस आगे किसी एक चीज को दी जाएंगी और उस पोर्शन का नाम होता है कोक्लिया, कोक्लिया। स्पेलिंग देख लो ध्यान से, COCHLEA, कोक्लिया। क्लियर है बेटे। ये जो कोक्लिया होता है ना बेटे, ये बिल्कुल इसकी शक्ल ना खाने वाली जलेबी की तरह होती है, कोएक्सियल पाइप होती है ये कोक्लिया, जलेबी की तरह होती है, पाइप होती है, अंदर से खोखली होती है। ओके, और ऐसे स्पाइरल स्प्रिंग की तरह होती है, जलेबी की तरह, स्पाइरल स्प्रिंग। तो इसका काम क्या होता है कोक्लिया का, ये ऊपर से जो मैकेनिकल वेव्स आई है ना, उनको बिजली की तरंगों में बदल देती है, इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट कर देता है, कॉरस्पॉन्डिंगली कन्वर्जन कर देता है कोक्लिया, ये इसका काम है। फिर क्या होता है, फिर मैं आगे बताता हूं बेटे। ये जो कोक्लिया है, ये आगे अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसको देता है, ये अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आगे, 8th पॉइंट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आगे जाती हैं, मिल जाती है किसको, टू ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व। एक बच्चा कहते सर आपने पहले भी ये बताया था, ना 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 ना, पहले ऑडिटरी कनाल था, अब ये ऑडिटरी नर्व, आवाज को सुनने वाली नाड़ी। कनाल का क्या मतलब होता है, पाइप, आवाज को ले जाने वाली पाइप, नदी, राइट। ओके, ये ऑडिटरी नर्व को मिल जाएंगी, तो ऑडिटरी नर्व क्या करेगी, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या वेव्स को बोल दो, कहां तक लेके जाएगी, ब्रेन तक लेके जाएगी, तो ब्रेन। आगे क्या होएगा,
ध्यान से सुनना आगे क्या होगा। उस ब्रेन की अपनी मेमोरी होती है। ब्रेन की क्या होती है? मेमोरी ऑफ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी। जैसे बचपन में आपको सिखा दिया गया ये एक पेन है, तो ब्रेन ने इसकी शक्ल से याद कर लिया, अच्छा जो ऐसे से दिखे वो लिखा भी जाता है, उसको पेन बोलते हैं। बचपन में सिखा दिया। आपको सिखा दिया ये एक रिमोट है। आपको सिखा दिया ये एक माउस है जो ऐसी शक्ल का दिखता है। तो आपके ब्रेन ने वो ऑलरेडी याद कर रखा है। तो जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल उस मैसेज को लेकर आती है ब्रेन तक, तो ब्रेन उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अपनी मेमोरी से कंपेयर करेगा, कंपैरिजन करेगा। कंपैरिजन करके वो सुनी हुए सिग्नल का मीनिंग इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट्स द मीनिंग ऑफ द साउंड, कि उस साउंड की जो भी वो सुन रहे हैं उसका मतलब क्या है। जैसे आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो आपके कानों से ऑडिटरी नर्व ब्रेन तक लेके गई। ब्रेन ने उस वोकैबुलरी से टीचर के शब्दों को कंपेयर करा, फिर उसका मीनिंग निकाला, फिर उस मीनिंग को आपने समझा। इस तरह से हमें आवाज सुनाई देती है। फिर से सुन लो। पिन्ना से आई, उसने लाइट साउंड वेव्स को कलेक्ट करा, उसने एक नली में भेजा, ऑडिटरी कनाल। ऑडिटरी कनाल से ईयर ड्रम, वो कंपन करता है। ईयर ड्रम के पीछे एक लिक्विड है, ईयर लिक्विड। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से पीछे ईयर लिक्विड वाइब्रेट करता है। ईयर लिक्विड में 3 हड्डियां डूबी हुई हैं, हैमर, एनविल, स्टिरअप। ये तीनों हड्डियां उस लिक्विड की कंपन को उठा लेती हैं, मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को उठा के वो किसको देती हैं? कोकलिया को। कोकलिया उसको इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। कोकलिया किसको दे देता है वो वेव्स? ऑडिटरी नर्व को। ये नाड़ी उस इलेक्ट्रिकल वेव्स को कहां तक लेके जाती है? ब्रेन तक। दिमाग क्या करता है? वो अपनी शब्दावली वाली जो मेमोरी है उसके साथ कंपेयर करेगा। किसको? आई हुई इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। फिर उसका मीनिंग इंटरप्रेट करेगा करेगा कि आ रही आवाज का मतलब क्या है। फिर आपको समझ आता है कि सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है। तो हमारा कान कैसे काम करता है सभी बच्चों को समझ आया? यस और नो? यस और नो, रेज योर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसी के साथ ही हमारा लेक्चर भी कवर हुआ और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, साउंड का सोर्स। जिनको आज का लेक्चर समझ आया दोनों हाथ हिलाओ एक बार। वेरी नाइस, वेरी नाइस। शाबाश बेटे। तो आज का लेक्चर हम दी एंड करते हैं और ये चैप्टर भी खत्म हो गया।
Good afternoon, 8th class. How are you all? Please put on video Alessandro, Aristotle. But last time we were doing exponents and powers assignment. Few questions were left. We did almost half of it. Let us complete it. Please take out. Alessandro, please put on video. If you don't have, Ma'am, our camera is not working. okay, all right. Okay, take out your module, and if you by chance you don't have this exponents and powers right now, you can note down the question also. These are very small questions. Keep ready your notebook and pen. Okay, question number 9. Last time we did till question number 8, I think. Question number 9 we are going to do now. Please note down the question first. It is 243 raised to power n by 5 into 3 raised to power 2n plus 1 upon n 9 raised to power n into 3 raised to power n minus 1. A bit longer question, right? Doesn't matter. The process is same. You have to follow the same rule, right? You have to break the bigger numbers first and then maintain the power. Okay, you have to apply the rules. Simple. So let us do it. This is a very big number. 243 is very big number. Okay, you have to break it in power by taking the LCM, take out the prime factorization in rough, and find out what power it is becoming. Start doing, beta. 243. There is 3 at the ones place. Please remember. Okay, and this is an odd number. You know, it might go by 3, and for that you apply your divisibility test. 3 का divisibility test लगाओ and check it कि whether it will go by 3 or not. 2 plus 4 is 6, 6 plus 3 is 9. 9 will go by 3, of course. So start doing from 3. Okay. Tell me what it is coming in power form. Everybody will do. Yes, please, on your own. Yes, who have found 243? Very simple. Very simple. Go ahead. Tell me what is the power of 3? What is coming? 3 to the power 5. 3 raised to power 5 raised to power n by 5. Upper outer one we have to write like this. 2n plus 1 upon, break this also. 9 also. You write it as 3 raised to power 2. You know, you can see 3, 3, 3 as a base. So write this also in the form of base 3 so that it will be easy for you. Combine the powers. You know, these powers are multiplied, so they will be cancelled. It will be 3 raised to power n. Right? 2 steps more to be done. You can see all 3's together. It is equal to 3 raised to power n plus 2n plus 1 upon 3 raised to power 2n plus n minus 1. Very similar powers. Very similar. Up and down. Okay.
Please solve it. Now you have to solve only the power. Don't take all the power together up. वो फिर आपकी मिस्टेक होने के बहुत चांसेस होंगे. You know कि डिनोमिनेटर वाली पावर को आपको माइनस तो करना है, but we will do in next step, right? If you will do it now, there are chances of mistake. So let us solve it in short form. Then we will subtract, right? Denominator power will be subtracted when we take it up. So it will be 3 raised to power 2, which is equal to 9. This question was simplified. You had to open the power also, right? These 2-3 steps try to do yourself. Don't copy from the board totally. Okay, apply your own knowledge also. So that in exam you do it fearlessly. कि जैसा भी question आ जाए, you know how to treat the powers, how to treat the base. Okay, denominator है या फिर numerator है. Power is with the variable or without variable. You know how to treat it. Okay, so 9 is the final answer. Okay, question number 10. Question number 10. Note down the question carefully with the power, with the sign also. There is a negative sign outside. Just see carefully. It is a raised to power minus 3, b raised to power 10. थोड़ा दूर दूर लिखना इनको बेटा. c raised to power again 8 into bc raised to power 8. c raised to power 8 है. Please remember bc दोनों के ऊपर नहीं है power. Power is only on c. Take care. Right? Below b power minus 10 and c power 6 and whole power 4. Take care. So many powers are there. We have to go step by step. Right? Children who know how to do it, they can keep doing and check from the board. And who don't know, they can understand side by side with me. I'm also doing. Right? See, you can see here bases are A, B and C. We have to combine them together. Right? Only thing is to be seen here. Here the powers are independent. Minus 3, 10, 8 and 8. And above B, please write on 1 yourself. You have to count this also. To avoid any mistake, let us write down the power of B as 1. Right? And in the denominator, we are taking out this power. Okay, we will be doing it as a raised to power minus 3, b raised to power. We can do 10 plus 1 here. The numerator, because 2 b's are there, and c power we can do 8 plus 8. Denominator we will see later. Right? We want to get full 3 marks in this question, so we will do it patiently and we will go step by step. You know it is minus 10 raised to power 4 into c6 raised to power 4. Take care, this step is very, very important. We have taken the power 4 as separate of B and C. We have segregated them. दूर दूर कर दिया दोनों को. Because there is a product sign in between, we have taken 4 power with both. Right? Now you can go further. A raised to power minus 3, B raised to power 11, C raised to power 16 upon B raised to power minus 40 and C raised to power 24. Till here, you have reached at the correct step, right? Go carefully. Is it fine till here? No need to put any product sign in between. You are in 8th now. You can miss this multiplication sign. There is a negative sign also. Negative will keep going with you, you know, in every step. Okay. Please do the further next step. Please do it now. This is your last step now remaining. Okay, I want to know from you only.
Everybody do. Aurobindo, be ready. I will be asking you. Aurobindo, meat. Aurobindo, meat. Beta meat is there. Have you found? Have you done it, beta? Ma'am, I am doing it. Okay, okay, fine. I'll wait then. You have to just do plus, minus, and that all. Aurobindo, first bench boy, have you done beta? Ma'am, some is left only. Please do it. Complete it. Aristotle, Sanvi, Sanvi, if you have done, you can come forward. I'm writing the answer. Sanvi, are you telling me? No, she is doing, ma'am. Okay, all right. Everybody is doing, Hannah. Okay, do it and then check from the board. Do it yourself, all of you. Please remember, this is A is alone, so we have to leave it as it is, right? A few children are waiting for my answer. Please match from here then. A raised to power 3 and C raised to power 8. Is it coming for all? This should come when you are treating all the powers plus, minus and all. Okay, please tell me who have found this answer. Raise your hand who have done it like this only, same. With negative sign and power same. Alright. Alright. But if you leave A as minus 3, few children they write it as A raised to minus 3, B raised to 51 upon C raised to power 8. Please, this is incomplete. Please remember. When you leave the negative power in answer, that is incomplete. Always make all the powers positive to reach at the final answer. Okay? You know, I have taken here A in the denominator immediately. If few children are taking it like this first, you have to do one more step to reach here. Please remember. Make all the powers positive in the final answer. That is important. Question number 11. We will finish it today. We have to find the value of n here, minus 5 raised to power 4 into n upon n square is equal to 5. We have to find the value of n. Try it yourself. Five is there, two fives are there, but we have to bring them together so that we can use their powers. I'm doing one step for you, then you can go ahead. It is minus 5 raised to power 4 into n upon n square into 5 is equal to 1. This is the beginning, and if you have not understood this step, you can ask me. This is important step. You have to bring 5 on this side because you have to manage the powers up and down. Okay. And one thing more beta, this is minus 5, this is 5. Make the basis same first. आपका काम है उसको basis को पहले same करना. Right?
And when it is only 5, we write 1 ourselves. हमने खुद उसके power को 1 1 लिखा है because हमें उसको 1 को use करना है. Sometimes the children they miss this power, okay, because nothing is written here. They miss this. You have to write 1 yourself and take it as 1 minus or 1 plus, whatever, right? And when we are shifting 5 on the left side, please remember we have to leave 1 here. It is not 0. So it will be 5 raised to power 4 into n raised to power 1 minus 2 upon 5. Why I have written it as 5? Minus 5 ko I have converted into 5. Because power is even. Power is even, so I can write it as minus 5 raised to 4. I can write as 5 raised to power 4 also, right? So let us complete this step. This is equal to 1. This is the complete step. Please do further. 5 raised to power 4 minus 1 n raised to power minus 1 is equal to 1. Now you follow it. Anything you want to ask here? What we have done? Have you understood this step better till here? Please raise your hand who have understood. Wonderful. Go ahead. It is 5 raised to power 3 upon n is equal to 1. I am putting n as separate now because we have to find the value of n. This was n raised to minus 1. We have shifted it in the denominator. Now we will shift it on other side. It will be 5 raised to 3 is equal to n. Please see this step. Most important. You are very close to answer now. What would be that then? What is n? Is this the answer? Shall I leave it here? Is this the answer? N is equal to 5. So, remember 125. 125. N is equal to 125 is the final answer. Beta, in 8th class, you are learning in this chapter what is the difference between 7th and 8th class. Exponents powers वहाँ भी था 7th में भी था अभी 8th में फिर से आपका. Here you are treating the negative power. Negative power को बार-बार आपको convert करना पड़ेगा, right? 8th क्लास में जो मेजर क्वेश्चंस हैं सारे आपके इसी फॉर्म में है कि नेगेटिव को कैसे आपने ऊपर है तो उसको नीचे लेके आना है, नीचे है तो उसको ऊपर लेके आना है, and find the value of x, find the value of n. More of questions are of this type. Okay. This is small question but of 3 marks. Please remember. This is of 3 marks question with 3 or 4 steps because you have to be cautious while doing it. Okay. Okay. 12th question is very simple. Diameter of earth is given. You have to write in standard form. Standard form, you know, all of you. Right? You have to shift the decimal. I'm just writing the answer here directly. Write down question number 12. Standard form, you can write down 1.2756 raised to power 10 raised to power 7 when you count it. You know the standard form. And please remember, whenever you put decimal, give a gap between the numbers. Okay. Here you are shifting the decimal from right to left. Decimal jo hai, it is shifting from right to left. That's why power is positive. That you know. Write it properly, right? Write down meter also because this is standard form. के साथ जो भी आए unit आए तो unit भी लिखनी पड़ेगी आपको, right? That is important. Third question is scientific notation. Standard form, scientific notation, these are all same. Scientific notation of the number is what? Here you can see the number is other way. Decimal is already on the left side. You have to take it on the right side. You have to go from left to right.
When you do from left to right, power becomes negative. So it will be 1.35 into 10 raised to power. When you count it, it will be coming out to be -9. Remember this arrow, left to right and right to left, right? Wherever you are writing your formulas, wherever you are writing your key points, you must remember right to left is positive power and left to right is negative power. Okay? Remember this. This is most important. These questions are standard form questions, या फिर scientific notation questions. They come for 1 mark only, but very, very important to be careful about the power of 10, positive or negative. Okay, question number 14, beta. Again, there are negative powers. So many negative powers are there. Now I'm going to ask you, be ready for that. Okay, question number 14. Note down the question. It is 1 by 2 raised to power -2 plus 1 by 3 raised to power -2 plus 1 by 4 raised to power -2 again. Please do it yourself. Two marks question. This is 2 mark only. 2 marks question. And you know, only 2 steps question. 2 steps are there, 2 or 3 maximum. Do it carefully. Aristotle section. Who is coming to tell me? Anyone who has done? Aurobindo, yeah, raising your hands. Yes, last girl, please come. Yes. I saw your hand at the first. 29. 29? Yes. 29 is the correct answer. You know, you put like this, all of them. I told you last time, write the reciprocal of them, right? And make their positive positive. This is the only thing you have to do, which is very, very important. Answer to nikal hi aayega aapka. This is the important point. Whenever you are making a power positive, you have to reverse the number. You have to write the reciprocal of that number. 2 is the reciprocal of 1 by 2, 3 is the reciprocal of 1 by 3, 4 is the reciprocal of 1 by 4, and power has become positive. Now, when you are solving it, it is coming out to be 29. This is the thing you have learnt in 8th class, ki how to reverse and how to make the power positive. Right? Question number 15 is also similar. Only thing is division ka sign hai. So let us do this also. You drew with me. Children who know it, please do it yourself and check from the board. This is a good practice for you. 1 by 3 raised to power -3 minus 1 by 2 raised to power -3. Right? There is a curly bracket. If you don't know how to draw the bracket, you can draw the simple bracket also. Doesn't matter. It is 1 by 4 raised to power -3. Don't bother about कि ब्रैकेट का डिजाइन कैसा है, right? You have to make the difference between the smaller bracket and the bigger bracket. That's it. Again, all numbers are carrying negative power. You know the rule. First step is to make them positive. Without thinking much, divided by 4 raised to power 3. आगे क्या होने वाला है, we will see later. We have done a major part that we have made the power positive. Rest we will see later. Right?
minus 2 raised to power 3. Since this is division, I can write it like this. Since the question was simplified, you know we have to open the bracket. Ultimately, whether you convert it into 2 or not doesn't matter. इसको अगर convert करना चाहते हो, you can do it. 2 raised to power 2 raised to power 3 you have done. But ultimately we have to open the bracket also. So it will be 2 raised to power 3 upon 2 raised to power 6. Better you multiply and solve it. Right? Because ultimately simplify करना है हमने. It will be 27 minus 8 upon 2 raised to power 6, 32. Please remember, ये छोटी छोटी जो calculation है ना अभी आपको orally पता होनी चाहिए. Right? I will tell you how to remember. You know 2 raised to power 5 is equal to 32. You must remember orally now. You are going in 9th class, beta. अभी there are lot many calculations in 9th class, 9th and 10th में काफी लंबी लंबी calculations हैं इसलिए you should be ready for that. 2 raised to power 10 is 1024. 2 raised to power 6 is 64. Please start learning it for quick calculation. It's not that कि every time you are making rough column 2 को 2 से multiply कर रहे हो फिर 32 को 2 से multiply कर रहे हो. Leave this all now. You are grown up. Start learning these all quick calculations. Right? 5 ka you know. Many children they know. 5 ka to you know it already. 5 raised to 3 is 125. Start learning about these also. Small calculations. It should be on your fingertips because 9th, 10th there are so many calculations you have to do. Lengthy questions and with big calculation. Okay, beta, be ready for that. Okay, please solve it now. We have to open the bracket, ultimately open the powers, to simplify it. Is it coming out to be 19 by 64 for all? Raise your hand who have found it. 19 by 64. Very good. This is the final answer. No power in the answer because we have to simplify. Okay. These are all typical questions. I don't want to leave any question. 16th question. Question number 16. It is, we have to find the value of x in this. So 2 raised to power 3x minus 1. Please note down the question carefully. Plus 10 plus 7 divided by 7 actually is equal to 6. We have to find the value of x. X is missing. That is a variable we have to find. There is a division sign. If it is not clear in the module, you write down. Please note down, beta. जब ये question लिखते हो आप notebook में write neatly. Give space in between the power and the base. Between the numbers also. Your clear writing matters a lot. Right? So what should we do in this? This is new question again. Please tell me how to start. Aurobindo section. You give me the hint, how should I start? Guess it. If an exam new question comes, how would you start it? Aurobindo section. Jappreet Kaur. Will you tell me? Just tell me the beginning. Tell me the one step, that's it. Ma'am, we will take 7 that side. We will multiply 7 with 6. We'll multiply 7 by 6. You mean to say like this? Ma'am, yes. Alright. Alright. Go ahead then. What else? Next step भी बता दो फटाफट orally बता दो. It is oral question only. What should we do? Multiplied it. Right? हाँ जी बता दो. Very good बेटा. What should we do next?
Ma'am, we will take 10 that side and minus. We can 42 minus 10, 32. You have simplified 32. 32. You have reached till the correct step. Please sit down, beta. Good. Good. Sit down. Anybody else? Anybody else? Who raised his hand? Yes, Acha beta. Aurobindo, I can see your hand. Yeah, please come. Who was raising his hand? One step ahead. Good. I told you 32 means what? Oral. Beta, you were raising your hand now. Are you telling me? Ma'am, 32 will be converted into 2 to power 5. 2 raised to power 5. Wonderful. Now we have to equate the powers. 3x minus 1 is equal to 5. Very good, beta. Sit down. You should know it immediately. 32 means power 2 raised to power 5. 64 means 2 raised to power 6. 1024 means 2 raised to power 10. These are all tiny calculations you should know on your fingertips. Okay. So we have to find the value of x. So x will be equal to 2. The moment your bases are same, you can convert it into same powers. Right. This is done. Question number next. Few more are left. Minus 1 by 2 raised to power 2. This is the last day you are doing this. Okay, we are going to finish it today. Minus 2 raised to power minus 1. Minus 2 raised to minus 1. Brackets are bigger than the powers, you know, in this question. Powers are small, but brackets are bigger. Don't worry. We are not scared of brackets also. We are in 8th class. Okay, we know how to use the powers. Quickly do it and check it from the board. I know you know it how to do. Minus 1 raised to power 2 raised to power 2 raised to power 2. Let us remove the bracket one by one. ठीक है, topmost जो आपको दिख रहे हैं ना numbers minus 2 and minus 1, we have multiplied them to make it a single number. Minus 2 will be multiplied by minus 1. It came out to be 2. Now this is power of a power, you know. In every step we are using power of a power. So go ahead. Minus 1 raised to power 4. Minus 1 by 2 raised to power 4. It was simplified. We cannot leave the answer in power form. One step more we have to do. One by 2 raised to power 4. 1 by 16. This was a simple question. I know you are tired also. I'm helping you a lot in completing this assignment. Okay, please revise at home all the questions. Take care. Here the even number power was even. That's why we have edited this negative sign. Minus 1 instead of 4 will be positive 1. That's why negative has gone. 8th question is simple. 1024. 1024. I told you so many times. Any doubt till here, beta? Anything you want to ask? Same rules you are following. Power of a power. And it came out to be 1 by 16. Question number 18. I am doing here only. It is 1024 raised to power minus 4 by 5.
In today's class, I have told you so many times what is 1024. You should understand orally now. Alexander section, I want to hear from you. Anyone? Ma'am, answer Yes. is 1 upon 256. 1 or 256. You wrote it as I'm doing in 2 steps. It is 2 raised to power 10. I told you 2 raised to power 10 raised to power minus 4 by 5, right? When you cut it, it came out to be 2 raised to power minus 8. 2 raised to power minus 8. I put this bracket because there is a negative power. So minus 8 is there. That's why your answer is coming out to be 1 upon 256. Answer is coming in fraction, doesn't matter. Okay. Our purpose was to make the power positive. We cannot leave the answer in negative power. Please remember. Okay. Question number 19, sorry. Question number 19 is little typical. Follow the rule. We are doing it quickly. I know you will be revising at home. This is your last class for this chapter. See here, it is 5 under root 5. Under root 5 is away into 5 raised to power 3. Square root, you remember all of you. Square root chapter you have done. It is 5 into square root 5. Please remember, in between there is a dot. 5 is multiplying by square root 5 into 5 raised to power 3 divided by 5 raised to power minus 3 by 2 is equal to 5 raised to power a plus 2. Since you have done the square root chapter, so it is not difficult for you. You know square root means power is 1 by 2. We cannot take square root along with in the whole question because we know how to take the power. We will be converting it into 5 into 5 raised to power 1 by 2 into 5 raised to power 3 upon 5 raised to power minus 3 by 2. Please remember, this is division sign. I am taking the same number in the denominator. No that power conversion. I am not making it positive. Here I have just removed the division sign and I have made this in the denominator. That's it. How to make the power positive, that we'll see later. Okay. First step is to write in a convenient way so that it is easy to see. One thing is very beautiful in this question is that all the bases are 5. 5, 5, 5, where left side, right side, up, down, everywhere 5, 5, 5 is seen. So take it, add the powers, do it. Very good, do it yourself. We have to find the value of A here. Please check from the board, keep doing and check from the board. 5 raised to power 3 upon 5 raised to power minus 3 by 2 is equal to 5 raised to power a plus 2. I prefer to do one step at a time. It's not that कि पूरी की पूरी वो खिचड़ी इकट्ठी बना ली कि everything 5 5 सबकी इकट्ठा कर दिया and your power is written in wrong form. Please remember, denominator में it is negative power. Whenever we are shifting it upper part, we are making it positive. Is equal to 5 raised to power a plus 2. See, this step is most important. Be careful. This is plus. It is 3 upon 1. We have added the powers of numerator and subtracted the power of denominator. Since we have subtracted it, it has become positive.
क्योंकि ऑलरेडी वो नेगेटिव थी. ठीक है. Now it is very simple to solve. You can see very well. These are all fractions. 3 by 2 plus 3 by 1 plus 3 by 2. Please find the power of 5. What is coming? After this step, what is coming? You have to solve the fraction part, beta. Take the LCM. 5 raised to power. Take the LCM. You will be doing it as 3 plus 6 plus 3 is equal to 5 raised to power a plus 2. I have seen the children who grow up now, when you go in bigger classes, you forget how to take the LCM, which was a prominent topic in 6th, 5th, 6th, 7th, and in 8th, when they come 8th, 9th, they forget how to take the LCM because you use it rarely. Okay, beta? Please do it carefully. So it is, that's why I have done it for you. It is 12 by 2 is equal to 5 raised to power a plus 2. So you know bases are same. You can see. So 12 by 2, that means 6. It is 6 only when you cut it. Okay, let me write like this for you. A plus 2, it is 6 actually. So A is in front of you. Such question come of 4 marks. This is little longer question. Okay, 4-mark question. You have to do every step carefully. Anything you want to ask here? Please revise at home. Okay, once more when you will do it yourself, it will be more clear to you. Let us do last question 20th. Then 21st you will be doing at home. I'll be telling you answer, then you can see it, what is coming. Okay, question number 20th. 20th question is, we have to find the value of x. It is 3 raised to power x minus 1 minus 5 by 6 is equal to 49 by 6. Such question they come for 2 marks. Okay, x find the value of x वाले question सारे 2 marks के आते हैं बेटा. Okay, so do it carefully. Keep doing and match from the board. You can take 5 by 6 on the other side. And when you solve it, it is coming out to be 9. Take the LCM and find out which will be equal to 3 raised to power 2. So x will be equal to 2 plus 1 is equal to 3. Who have found? Please raise your hand. I want to see who have done. Great. Wonderful. Last question is 21st. A bit longer because you have to break so many numbers. I'll be writing 1 or 2 steps for you. Then we are closing it. Okay. There are so many numbers. 6, 35, 15, 14, 21. All are big numbers. We have to break them. I'm writing here 6 ko we are breaking in 2 parts. We are writing as 2 into 3 raised to power 12. Then it is 35. We can write it as 7 into 5 raised to power 28. Don't mind the bigger powers. Ultimately, they will be subtracted or added. Don't worry. Into 3 into 5 raised to power 16. We are breaking the numbers wherever possible. 7 into 2 raised to power, it is 12. 21 is again 7 into 3 raised to power 11. We have to solve it.
So many bases are same. You can see. What should be the next step? I have done a big thing for you. What should be the next step? Answer I will be telling you, don't worry. Aristotle section. Aristotle, Somal. Even if you don't have, you have not done in the notebook, you can tell me orally what to do. Give me a hint. Give me a hint. What you will do? Then we will separate the powers. We will separate the powers. That's it. Very good. Please go and continue. We will separate them. Then we will come to know which base is containing which power. You can see now also Excuse that will be clear. Yes, beta? मैम जो इसके बाद आंसर आएगा मैम वो फाइनल आंसर जैसे मैम वो 7 5 and 3 के अंदर आ रहा है Yes, it doesn't matter. That will be in power form. That will be answer I'm telling you. Just a minute. I will be telling you answer also. 2 raised to power 12 into 7 raised to power 11 into 3 raised to power 11. This is a very, very big question. So we will be leaving this in power form. I'm writing the answer over here. Please say it. Answer is 3 raised to power 17 into 5 raised to power 44 into 7 raised to power 5. This is very big answer. Please leave it in power form. I know this is big question. Such question doesn't come in exam actually. This is for your practice. You know, because in this question we have to break every number. That's why it is becoming bigger. And power is also bigger. Okay, we have not done anything special over here. Same thing is following. You are following the same rule in every question. Breaking the number, segregating the powers, solving it. That's it. Is it okay? Please revise these at home, beta. This is over. You have done all the questions. Chalo, see you, beta. Thanks. Bye bye.